हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इससे जो हमारा पिछला चैप्टर था उसमें हमने किसके बारे में बात करी थी, पदार्थ की अवस्थाएं यानी मैटर के बारे में बात करी थी। तो दोस्तों, वो हमारा चैप्टर पूरा हो चुका है। उससे आगे हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। वो दोस्तों क्या है, धातु एवं अधातु। क्या है, धातु और अधातु। हम दोस्तों इस चैप्टर में आगे धातु और अधातु को डिटेल में पढ़ेंगे। आपको अभी बेसिकली ये समझना है धातु और अधातु के बारे में कि तत्व जो भूगर्भ में मिलते हैं, धातु धातु क्या होते हैं, वे तत्व जो हमें कहाँ मिलते हैं, भूगर्भ में मिलते हैं। ठीक है, बस आप इतना याद रखें। बाकी इसकी धातु और अधातुओं की जो डेफिनेशन है वो हम आगे इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अब आपको सबसे पहला प्रश्न जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो क्या याद रखना है दोस्तों, वो ये है कि पृथ्वी के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व। आप बताइए कि पृथ्वी के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो वो दोस्तों मेरा तत्व है ऑक्सीजन। वो क्या है, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन हमें सीधे सीधे नहीं मिलता, वो दोस्तों हमें H2O और Fe2CO3 के फॉर्म में मिलता है। किस फॉर्म में मिलता है, H2O और Fe2CO3 के फॉर्म में मिलता है, जो कि हमारा एक क्या है, नॉन मेटल यानी अधातु, जो कि हमारा दोस्तों क्या है, अधातु है। क्या है, अधातु है। अब आगे बात करते हैं। और दोस्तों जो हमारा दूसरे नंबर का सबसे ज़्यादा मिलने वाला पदार्थ है यानी मिलने वाला तत्व है जो जो पृथ्वी के अंदर, वो दोस्तों क्या है, सिलिकॉन। वो क्या है, हमारा सिलिकॉन। और सिलिकॉन एक क्या है, मेटेलॉइड यानी उपधातु है। सिलिकॉन हमारा क्या है, उपधातु है। और दोस्तों जो हमारा तीसरे नंबर का जो हमारा तत्व है पृथ्वी के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला, वो दोस्तों क्या है, एल्युमिनियम। वो क्या है, हमारा एल्युमिनियम। और चौथे नंबर का तत्व है वो क्या है, आयरन। वो क्या है, आयरन। और दोस्तों आप जानते हैं कि जो हमारा एल्युमिनियम और आयरन है, जो हमारे एल्युमिनियम और आयरन है, ये दोनों क्या है, मेटल। और सिलिकॉन हमारा क्या है, मेटेलॉइड यानी उपधातु। और जो एल्युमिनियम और आयरन है, ये दोस्तों दोनों क्या है हमारे, ये दोनों क्या है हमारे, मेटल यानी धातु हैं। अब आपसे अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए मानव शरीर में ऑक्सीजन, आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि बताइए मानव शरीर में सर्वाधिक सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो आप बताएंगे कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, ऑक्सीजन। मानव शरीर में ऑक्सीजन तत्व सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो दोस्तों ये हो गई बेसिक चीज़। और यहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है, इसे आप थोड़ा अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो लिख लेना, और नहीं तो आप याद रख लेना। अब बात करेंगे दोस्तों धातु के बारे में यानी मेटल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, धातु यानी मेटल। देखो, धातु और अधातुओं की डेफिनेशन हम लोगों ने 10th और 12th में पढ़ी होती है, वो दोस्तों बेसिक होती है। अब आपको याद रखना है, थोड़ा अच्छे लेवल की पढ़ना है। अब ये एम लिखा हुआ है, एम का मतलब होता है मेटल यानी धातु। तो धातु क्या होते हैं दोस्तों, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं। यानी धातु क्या होता है, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं। और दोस्तों आप जानते हैं कि धनायन पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है यानी प्लस चार्ज होता है। यानी धनायन क्या होते हैं, जिन पर प्लस चार्ज होता है। और दोस्तों आपको ये और याद रखना है कि यह इलेक्ट्रॉन को त्याग कर बनता है। जो दोस्तों धनायन बनता है वो कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर बनता है। और जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर जो हमारा धनायन बन रहा है, इस क्रिया को क्या बोलेंगे दोस्तों, उपचयन, ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे, उपचयन। इस क्रिया को क्या बोलेंगे, उपचयन। तो बताइए, आपसे पूछा जाएगा प्रश्न कि उपचयन क्या होता है। तो उपचयन क्या होता है दोस्तों, कि जो धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाती हैं, धनायन बनाती हैं। इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाती हैं, धनायन बनाती हैं, अर्थात कैटायन बनाती हैं। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, उपचयन यानी ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारी धातु है, ये हमारी क्या कहलाएगी, धातुएं अपचायक कहलाएंगी। क्या कहलाएंगे, अपचायक कहलाएंगी। जो हमारी धातुएं होंगी वो दोस्तों क्या कहलाएंगे, अपचायक कहलाएंगी। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, उपचयन। और जो हमारी धातु होंगी वो क्या कहलाएंगे, अपचायक। ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं। अब आगे आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि सबसे शक्तिशाली अपचायक कौन सा है। सबसे शक्तिशाली अपचायक कौन सा है, यानी वो धातु बताइए जो सबसे शक्तिशाली हो और जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाती हो, धनायन बनाती हो। तो वो क्या कहलाएगी दोस्तों, अपचायक होगी वो धातु। तो सबसे शक्तिशाली अपचायक हमारा कौन सा है, लिथियम। कौन सा है दोस्तों, लिथियम। चलिए अब आपको ये समझ में आया। तो आपको एक छोटी सी चीज़ और याद रखनी है दोस्तों। आप जानते हैं कि जो हमारी धातुएं होती हैं उनमें कौन सा गुण पाया जाता है, अघात वर्ध्यता और तन्यता। उनमें दोस्तों कौन सा गुण पाया जाता है, अघात वर्ध्यता और तन्यता।
कौन सा गुण पाया जाता है दोस्तों? आघातवर्धता और तन्यता पाया जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हथौड़े का प्रयोग करके धातुओं को परत में बदला जा सकता है। जो धातुएं होती हैं उनको पीट पीट कर किस में बदला जा सकता है दोस्तों? परत के रूप में बदला जा सकता है, यानी लेयर के फॉर्म में बनाया जा सकता है। आगे दोस्तों तन्यता क्या होता है? धातुओं का तो यानी धातुओं का तार में बदलना। तन्यता क्या होता है? यानी खींच के लंबा सा तार बना दो, यानी धातुओं को खींच के क्या बना? लंबा सा तार। तो ये गुण दोस्तों किन में पाया जाता है? धातुओं में। कौन कौन सा? आघातवर्धता और तन्यता का गुण। कौन सा? आघातवर्धता और तन्यता का गुण। चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं। अब दोस्तों आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि सबसे अधिक आघातवर्ध एवं तन्य धातुएं कौन सी होती हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि सबसे अधिक आघातवर्ध और तन्य धातु सबसे पहले नंबर पे सोना, दूसरे नंबर पे चांदी और तीसरे नंबर पे तांबा। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि सोने को खींच के बहुत लंबा बनाया जा सकता है, यानी सोने का तार सबसे अधिक लंबा बनाया जा सकता है। यानी सोने की जो धातु होती है वो सबसे अधिक तन्य होती है, यानी सोना होता है जो हमारा गोल्ड होता है वो सबसे अधिक तन्य होता है और इसमें आघातवर्धता भी बहुत अधिक यानी सर्वाधिक पाया जाता है। तो दोस्तों आप याद रखना है कि सबसे अधिक आघातवर्ध और तन्य धातु कौन सी है हमारी? कौन सी है दोस्तों? सोना, दूसरे नंबर पे चांदी और तीसरे नंबर पे तांबा। चलिए अब दोस्तों आगे क्या आपको याद रखना है? आगे आपको याद रखना है कि जो हमारी धातुएं होती हैं, आप जानते हैं कि धातुओं में प्लस चार्ज होता है और इनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन और होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप देखते हैं कि इनके ऊपर अगर हम प्रकाश डालेंगे तो ये प्रकाश को क्या कर देती है? परावर्तित कर देती हैं। क्या कर देती हैं दोस्तों? ये प्रकाश को परावर्तित कर देती हैं। तो दोस्तों ये प्रकाश को क्या कर देती है? परावर्तित कर देती हैं। तो अब आपको ये याद रखना है कि परावर्तन के गुण के कारण, किसके कारण? परावर्तन के किसके कारण दोस्तों? परावर्तन के गुण के कारण धातुएं चमकीली होती हैं। कैसी होती हैं? चमकीली होती हैं। और अगला पॉइंट याद रखना है, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। यानी इनमें जो विद्युत है, यानी विद्युत धारा है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो करंट है, वो आसानी से फ्लो हो जाता है। क्यों फ्लो हो जाता है? क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे दोस्तों आपको याद रखना है कि जो सिल्वर, जो हमारी चांदी है, वो विद्युत और ऊष्मा की सबसे अच्छी सुचालक है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कौन सी धातु है जो विद्युत और ऊष्मा की सबसे अच्छी सुचालक है? तो वो क्या है दोस्तों? चांदी, यानी क्या है? सिल्वर। चलिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत और ऊष्मा की सबसे बुरी चालक यानी सबसे बेकार चालक कौन से हैं? तो दोस्तों वे क्या हैं? लेड यानी सीसा, मरकरी यानी पारा। सीसा और पारा वह धातुएं हैं जो विद्युत की कुचालक हैं। यानी ये क्या है? कुचालक। यानी इनमें जो दोस्तों हमारी विद्युत धारा है वो प्रवाहित नहीं होती, यानी बहुत मुश्किल से होती है, यानी बहुत कम होती है। अर्थात कहने का मतलब ये क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? कुचालक होते हैं। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। अब दोस्तों आपको याद रखना है अयस्क। अब अगला नंबर हेडिंग डालेंगे अयस्क के बारे में। अयस्क क्या होते हैं? तो दोस्तों आप याद रखेंगे कि धातुएं जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती हैं, क्या बनाती हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती हैं। उभयधर्मी का मतलब क्या होता है दोस्तों? उभयधर्मी का मतलब क्या होता है? जो अम्ल और क्षार दोनों की तरह कार्य करें। जो अम्ल और क्षार दोनों की तरह कार्य करेंगे वो दोस्तों क्या होंगे? उभयधर्मी। क्या होंगे? उभयधर्मी। अब आपको आगे क्या लिखना है दोस्तों? सीसे का एस क्या होता है? गैलेना। क्या होता है? गैलेना, जिसे क्या बोलते हैं? पीवीएस। क्या बोलते हैं? पीवीएस बोलते हैं। अब दोस्तों आपको याद रखना है कि जो हमारे अयस्क हैं वो अयस्क में सबसे पहले आपको याद रखना है एल्युमिनियम और नंबर 2 पे जिंक। नंबर 2 पे क्या? जिंक। अब आप हेडिंग डालिए दोस्तों एल्युमिनियम के अयस्क। एल्युमिनियम के अयस्क। तो एल्युमिनियम के अयस्क कौन कौन से होते हैं? तो नंबर 1 बॉक्साइड होता है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Al2O3.XH2O। क्या होता है? .XH2O। क्या होता है? .XH2O, यानी x की जगह सामान्यतः 2 रखा जाता है। सामान्यतः क्या रखा जाता है? 2। नंबर 2 पे दोस्तों क्या होता है? नंबर 2 पे क्या होता है? कोरुंडम। क्या होता है? कोरुंडम Al2O3। नंबर 3 पे क्या होता है? क्रायोलाइट होता है।
Na3Al F6, ये क्या होता है, क्रायोलाइट, ये भी एल्युमिनियम का अयस्क होता है। अब दोस्तों आपको याद रखना है ओर ऑफ जिंक, यानी जिंक का अयस्क। तो जिंक का अयस्क कौन सा होता है दोस्तों, कौन सा होता है, कैलेनाइन। क्या होता है, कैलेनाइन, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, ZnCO3। क्या होता है दोस्तों, ZnCO3। अब आपको आगे क्या पढ़ना है, और यहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। सबसे हल्की धातु कौन सी है, लिथियम। सबसे भारी धातु कौन सी है, तो दोस्तों सबसे भारी धातु कौन सी है, ऑस्मियम। क्या है हमारी सबसे भारी धातु, ऑस्मियम। सबसे कठोर धातु कौन सी है, प्लेटिनम। कौन सी है, प्लेटिनम। सबसे मुलायम धातु कौन सी है, सोडियम और पोटेशियम। क्या है, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम को दोस्तों चाकू से काट सकते हैं। किससे काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। वायु के साथ क्रिया करते हैं। ये क्या करते हैं, वायु के साथ क्रिया करते हैं। इन्हें आप ऐसे खुले में रख दीजिए वायु में, तो ये वायु के साथ क्रिया कर जाएंगे दोस्तों, आग लग जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है। किस में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में। किसी, सोडियम को और पोटेशियम को किस में रखा जाता है, सोडियम और पोटेशियम को दोस्तों किस में रखते हैं, मिट्टी के तेल में। जो हमारा सोडियम का अयस्क है वो क्या होता है, क्रायोलाइट। क्या होता है, क्रायोलाइट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, Na3Al F6। क्या होता है, Na3Al F6। आगे दोस्तों आपको याद रखना है पोटेशियम का अयस्क कौन सा होता है, कार्नेलाइट। कौन सा होता है, कार्नेलाइट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, KClMgCl2.6H2। क्या होता है, .6H2O। चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों द्रव धातुएं। देखो कुछ धातुएं ऐसी भी होती हैं जो द्रव अवस्था में मिलती हैं, तो कुछ क्या, मतलब मेनली एक होती है, वो क्या होती है दोस्तों, मरकरी। क्या होती है, मरकरी। अब आपसे पूछा जाएगा ये वो धातु बताइए, उस धातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वो क्या होती है, मरकरी यानी पारा। क्या होती है, मरकरी यानी पारा। अब दोस्तों आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि मरकरी से बीमारी कौन सी होती है, मिनी माता। कौन सी होती है दोस्तों, मिनी माता। और इस मरकरी को हम क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, क्विक सिल्वर यानी तीव्र चांदी भी बोलते हैं। इस मरकरी को क्या बोलते हैं, तीव्र चांदी। और दोस्तों इसका अयस्क कौन सा होता है, सिनेवार, Hgs। क्या होता है, सिनेवार होता है। और इस मरकरी का यूज कहाँ पर होता है दोस्तों, यानी जो इसका अयस्क होता है सिनेवार, ठीक है, तो दोस्तों इसका यूज क्या होता है, सिंदूर बनाने में। कहाँ पे होता है, सिंदूर बनाने में। सिंदूर बनाने में किसका यूज होता है, मरकरी का जो अयस्क होता है सिनेवार, इसका यूज कहाँ पे होता है दोस्तों, सिंदूर बनाने में। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब आपसे आगे पूछा जाएगा कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, पोटेशियम। कौन सी है दोस्तों, पोटेशियम। और सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है, तो वो है गोल्ड एंड प्लेटिनम, सोना और प्लेटिनम। सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है, सोना और प्लेटिनम। अब आपको आगे याद रखना है किंग ऑफ मेटल, यानी धातुओं का राजा किसे बोलते हैं, गोल्ड यानी सोना को बोलते हैं। आगे दोस्तों सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है। सोने की शुद्धता को हम किस में मापते हैं, कैरेट में मापते हैं। और एक कैरेट में कितने मिलीग्राम होता है, 200 मिलीग्राम। एक कैरेट में कितने मिलीग्राम होता है, 200 मिलीग्राम। अब दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कितने कैरेट का सोना शुद्ध माना जाता है, तो 24 कैरेट का सोना शुद्ध सोना माना जाता है। कितने कैरेट का, 24 कैरेट का सोना शुद्ध माना जाता है। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि बताइए 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना कितना होगा, कितने परसेंट होगा। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना कितना होगा, तो 18 कैरेट में बताना है। आप जानते हैं कि शुद्ध सोना कितने कैरेट होता है, 24। तो 18, तो क्या हो जाएगा, 18/24 गुणा 100। अब इसे काट लो, 6 तिया 18 और 6 चौक 24, 3/4 कितना होता है, 75%। कितना होता है, 75%। नहीं तो काट लो, 4 से 25 चौका 100, तो 25 तिया 75, कितना हो जाएगा, 75। यदि आपको समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ काट के आपको। देखो 18/24 और गुणा में 100, इसे काटो, 6 तिया 18 और 6 चौक 24 और 4 से ये 25 बार, 25 तिया 75, कितना हो गया, 75। तो जो हमारा 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना कितना होगा, 75%। कितना होगा दोस्तों, 75%। अब आपसे आगे पूछा जाएगा कि बताइए आशा की धातु कौन सी होती है, होप मेटल कौन सी होती है, तो वो होती है हमारी यूरेनियम। क्या होती है, यूरेनियम। इसे किस नाम से जाना जाता है, येलो केक।
पीला केक यानी येलो केक से के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो यूरेनियम होता है दोस्तों, इसका अयस्क कौन सा होता है? पिच ब्लेंड्स। क्या होता है? पिच ब्लेंड U3O8। क्या होता है? पिच ब्लेंड। ये आपसे पूछा जाएगा कि बताइए यूरेनियम का अयस्क कौन सा होता है, तो पिच ब्लेंड होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? पिच ब्लेंड। और इसे किस नाम से जाना जाता है? U3O8। अब आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे आपसे पूछा जाएगा कि फ्यूचर मेटल यानी भविष्य की धातु कौन सी होती है, तो वो होती है टाइटेनियम। क्या होती है? टाइटेनियम होती है। क्या होती है? टाइटेनियम। अब दोस्तों आगे, चमड़ा उद्योग में किसका प्रयोग किया जाता है? क्रोमियम का। चमड़ा उद्योग में किसका प्रयोग किया जाता है? क्रोमियम का। आपसे पूछा जाए, अगर पूछा ऐसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए चमड़ा उद्योग में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो वो क्या है? क्रोमियम। आगे दोस्तों, आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा, इटाई। एक बीमारी होती है इटाई। वो किसके कारण होती है? कैडमियम के कारण होती है। किसके कारण होती है? कैडमियम के कारण होती है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं जो हमारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव और परमाणु घड़ी में कौन सी धातु यूज करी जाती है? सीजियम। कौन सी? सीजियम, सॉरी, हाँ बिल्कुल सही है, सीजियम का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, प्रकाश वैद्युत प्रभाव और परमाणु घड़ी में किसका प्रयोग किया जाता है? सीजियम का। किसका? सीजियम का। आगे दोस्तों, इंसुलिन हार्मोन, हमारे शरीर में कौन सी एक हार्मोन होती है? इंसुलिन होती है। तो दोस्तों उसमें कौन सी मेटल पाई जाती है? जिंक। उसमें कौन सी मेटल पाई जाती है? जिंक मेटल पाई जाती है। चलिए दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं, और आप देखते रहिए, और अगर हो सके तो थोड़ा सपोर्ट भी करते रहिए, और बस अपनी पढ़ाई करते रहिए दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा। और अपने आप को थोड़ा सेफ रखिए। चलिए तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। आगे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।